अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। Dear students, it is the continuation of the same chapter, chapter number 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, PMDC सिलेबस, इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं: फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ेज लॉ और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें वी हैव डन 14 MCQs। MCQ नंबर 15 है कि a bar magnet is released along the vertical axis of the conducting coil। ये एक conducting coil है। conducting coil का मतलब है it is made of a metal, मतलब आयरन का है या कॉपर या जिंक या एल्यूमिनियम कंडक्टिंग लूप है। विद इट्स नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है फेस इन द काइल, नॉर्थ पोल इस काइल की तरफ है। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द काइल विल बी, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई द लेंज़ेज लॉ। तो गौर से देखो, अगर ये लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो लुक इट, अगर ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, काइल के नजदीक आ रहा है, तो आपको पता है फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज लॉ। इस काइल में करंट इज सेटअप, करंट इज जनरेटेड, उस करंट की वजह से फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज लॉ, इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये वाला साइड नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दिस नॉर्थ शुड रेपेल दिस नॉर्थ टू सेटिस्फाई द लेंज़ेज लॉ। अब आप देखिए, अगर इसका ऊपर वाला फेस नॉर्थ है तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें। देखें, ये हमारे पास है सपोज लूप, सही है, और मैग्नेट इस तरह नीचे आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीजेस। मैग्नेट का कौन सा पोल नीचे आ रहा है? नॉर्थ, तो इट शुड बी नॉर्थ। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रेपेल। अगर इस लूप का ये वाला फेस नॉर्थ है तो इट मींस दैट द करंट अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इन द कॉइल शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लोग देखिए, यहाँ पर जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एंटी क्लॉकवाइज। MCQ नंबर 16 है, a bar magnet is released along the vertical axis of a conducting coil, यानी वही conducting coil है और वही बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का मतलब है लेंथ वाइज मैग्नेट, ठीक है, लेंथ वाइज। द एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट इज, लुक एट, अगर ये काइल नहीं है और आप इस मैग्नेट को इस तरह छोड़ दे, रिलीज करें, तो इट इज फ्रीली फॉलिंग। तो फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। फ्री फॉल मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट विल बी, ठीक है, जी। एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट विल बी जी। अच्छा देखें, अगर आप इस मैग्नेट को छोड़ दें और इधर ये लूप पड़ा है, ये कंडक्टिंग लूप या काइल पड़ा है, तो व्हाट विल हैपन? देखिए, अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज लॉ। ये वाला फेस नॉर्थ होना चाहिए। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रेपेल। अगर ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रेपेल कर रहा है तो आप मुझे ये बताएं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट जी से कम होना चाहिए या ज्यादा? कम। तो याद रखिए, ए शुड बी लेस देन जी। देखिए, ये नॉर्थ पोल इसको रेपेल कर रहा है। अगर इसे रेपेल कर रहा है तो रेपल्जन का मतलब है कि ये रेपल्जन इस मैग्नेट के वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा।
इसी वजह से एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट विल बी लेस देन जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट शुड बी लेस देन जी। तो देखिए लिखा है कि अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 17 है, a magnet is brought towards a coil first। दो पार्ट है इस एमसीक्यू का, फर्स्ट स्पीडली and then slowly. It can be concluded that the induced EMF and the induced charge in the two cases will be respectively। देखें, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए तो इजी है, यू हैव टू अप्लाई द फैराडेज लॉ। लुक एट, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ तेजी से मूव कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा। ये तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ यू कैन से। अगर आप इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ स्लोली ला रहे हैं तो डेल्टा पाई सब बी डिवाइड बाय डेल्टा टी कम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम। अगर आप इसे स्पीडली ला रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, वाई अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अगर आप इसे स्लोली ला रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए, कहते हैं कि मोर यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मोर इन द फर्स्ट केस और चार्ज मोर इन द, देखें मोर ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए है, एक चार्ज के लिए है। तो मोर इन द फर्स्ट केस ये तो सही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट केस में, स्पीडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। इधर लिखा है मोर चार्ज के लिए, मोर इन द फर्स्ट केस, यानी इस केस में कहते हैं चार्ज भी ज्यादा। इधर लिखा है मोर इन द फर्स्ट केस, तो ये तो सही है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ स्पीडली मूव कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा। और इधर लिखा है इक्वल इन बोथ द केसेस। तो याद रखिए चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप लोग इस मैग्नेट को स्लोली मूव कर रहे हैं और या तेजी से मूव कर रहे हैं तो याद रखिए चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, फर्स्ट केस में, ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा। लेकिन याद रखिए जो चार्ज है वो दोनों केसेस में, अगर आप इसे स्पीडली मूव कर रहे हैं या स्लोली मूव कर रहे हैं, ठीक है, द चार्जेस विल बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, सॉरी अकॉर्डिंग टू द फैराडे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। एमसीक्यू नंबर 18 है, इफ यू हैव अ परमानेंट मैग्नेट with its north pole away from you, जिसका नॉर्थ पोल आपसे अवे है, towards the loop of conducting wire in front of you, before the north pole enters the loop, the current in the loop is, imagine करो ये हमारे पास है लूप, देखें this is a loop which is in front of me, this is a bar magnet, सपोज इसका ये नॉर्थ है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या है? अवे फ्रॉम मी। इमेजिन करो अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू, ये है लूप, ये है मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम मी, इज इट? और कहते हैं अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। इस लूप का ये वाला फेस क्या होना चाहिए? नॉर्थ। देखें अगर नॉर्थ पोल आप नजदीक ला रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। दिस फेस ऑफ द लूप शुड बी नॉर्थ टू सेटिस्फाई टू ओबे द लेंज़ लॉ। अब अगर नॉर्थ है तो फॉर मी ऑब्जर्वर में हूं, देखिए ये फेस नॉर्थ है तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अगर करंट इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
तो इसका जो नॉर्थ है वो मेरी तरफ है। इस मैग्नेट का नॉर्थ अवे फ्रॉम मी है, और इस लूप में जब करंट जेनरेट हो जाते हैं, उस करंट की वजह से फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है वो मेरी तरफ है। वाई? अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल। तो अगर ये फेस नॉर्थ है, द करंट इन द लूप फॉर मी, द करंट इन द लूप शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। Lenz's law in electromagnetic induction is the direct consequence of the principle of conservation of। Lenz's law हमें क्या बताता है? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बता रहे हैं? एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, मैस। तो याद रखिए, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy। ये हमने पढ़ा था। लुक एट लाइक दिस, लुक एट, इधर देखें। इफ दिस इज अ पर्टिकुलर लूप, कंडक्टिंग लूप है, इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। देखें, जब आप इस मैग्नेट को स्काई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। इट मींस you are doing some work against this opposition। in other words, simply we can say, अगर आप इस मैग्नेट को काइल की तरफ ला रहे हैं, you are supplying energy to this magnet, you supply mechanical energy, and this mechanical energy is converted into electrical energy, okay, according to the Faraday's law and Lenz's law। So we can say Lenz's law is the consequence of the प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप इस मैग्नेट को अवे ले जा रहे हैं, अगेन यू आर डूइंग वर्क, यू सप्लाई एनर्जी टू द मैग्नेट, दिस एनर्जी इज नॉट वेस्टेड, दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड लुक एट, अगर ये मैग्नेट एट रेस्ट है, आप इस कॉइल को इसकी तरफ ला रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीजेस, अवे ले जा रहे हैं फ्लक्स डिक्रीजेस। इफ यू आर मूविंग द कॉइल इन द magnetic field of this magnet, so I am going to supply energy to the coil, mechanical energy to the coil, लेकिन this energy is not wasted, it is converted into electrical energy, means according to the Lenz's law energy is conserved। okay, so सही ऑप्शन है ए। अच्छा देखें, आप मुझे बताएं, the mechanical energy spent by the external agency, मसलन आप मैग्नेट को इस तरह मूव कर रहे हैं, तो सम एक्सटर्नल एजेंसी इज मूविंग द मैग्नेट, यानी स्पेंडिंग द एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। जब आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द कॉइल। तो कहते हैं दिस रिलेट्स ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, लेंज़ेस लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जी, Lenz's law, this is Lenz's law। we are coming to transformer। देखिए, कल हमने पढ़ा था, बल्कि परसों, कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts low AC voltage into high या high AC voltage into low। जो ट्रांसफार्मर लो AC वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है उसे स्टेप अप कहते हैं, और जो हाई को लो में कन्वर्ट करता है इसे स्टेप डाउन कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो करंट को लो में कन्वर्ट करता है, और अगर हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करते हैं तो करंट को हाई में कन्वर्ट करता है। यानी ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज या हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफार्मर का दूसरा फंक्शन ये है कि लो एसी करंट को हाई में या हाई एसी करंट को भी लो में कन्वर्ट करता है। अंडरस्टैंड? ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था डिटेल में।
तो क्वेश्चन ये है कि द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू step up or step down AC voltages and currents. Step up or step down DC voltages and currents. याद रखिए ट्रांसफार्मर से हम DC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, AC, क्योंकि AC करंट इज चेंजिंग और चेंज इन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in magnetic field, or change in magnetic field is responsible for change in magnetic flux, or that change in magnetic flux of the primary coil is coupled with the secondary coil of the transformer, and therefore we say is secondary coil में AC voltage is set up या generated. तो याद रखिए, अच्छा convert DC into AC ना, convert AC into DC ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए. MCQ number 22. The primary and secondary coils of a transformer are dash coupled but dash connected. इस पहले डैश के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा. मसलन यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकली कपल्ड बट नॉट मैग्नेटिकली, और मैग्नेटिकली कपल्ड बट नॉट इलेक्ट्रिकली, और इधर लिखा है मैग्नेटिकली कपल्ड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली, यानी दोनों, और नीदर मैग्नेटिकली नॉर इलेक्ट्रिकली. तो देखें, इफ यू कंसिडर अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ये है आयरन कोर सपोज, ठीक है, और ये हमारे पास है, ये है प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर हमने एसी सोर्स अप्लाई किया यानी प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई किया, और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है. सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. तो याद रखें, जब इस प्राइमरी कॉइल से एसी करंट इज पासिंग, एसी करंट का मतलब है वेरिंग करंट, एसी करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, फिर कम 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 180 पर जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं, ज्यादा 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 180 पर मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता 270 पर मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कम 360 पर जीरो, और डायरेक्शन भी चेंज करता है. तो आपको पता है चेंज इन करंट, देखिए चेंज इन करंट इज, इधर देखिए, change in current is responsible for change in B, or change in B is responsible for change in magnetic flux, or change in magnetic flux is responsible for induced EMF according to the Faraday's law. तो याद रखिए, when current is changing in the primary coil, B is changing. When B is changing, flux is changing. When flux is changing, तो secondary coil में induced EMF is produced. याद रखिए, ये coil, ये secondary coil primary coil के magnetic field में पड़ा है. So what happens? The magnetic fields are coupled, यानी यहाँ पर जो change in magnetic flux है वो इसके साथ कपल हो जाते हैं, इसके साथ लिंक अप हो जाता है. तो ये कॉइल और ये कॉइल मैग्नेटिकली कपल्ड है, क्योंकि ये कॉइल इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, और इस आयरन कोर की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस इसके साथ लिंक अप कर रही है. आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज अ वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल. तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मजीद बढ़ जाती है. लेकिन ये याद रखिए, ये कॉइल इस कॉइल के साथ इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है. इलेक्ट्रिकली द टू कॉइल्स आर नॉट कनेक्टेड. इन दोनों कॉइल्स को हमने किसी तार के जरिए, किसी वायर के जरिए आपस में कनेक्ट नहीं किए हैं. इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड. तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, मैग्नेटिकली कपल्ड बट नॉट इलेक्ट्रिकली. तो ऑप्शन बी सही है. अच्छा देखें,
23 नंबर है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशंस एस. The time rate of change of magnetic flux. You have to straightforwardly apply the Faraday's law. So according to the Faraday's law, इधर देखिए, according to the Faraday's law, the time rate of change of magnetic flux बराबर है induced EMF के, और induced EMF का मतलब है induced potential difference या voltage. तो डायमेंशंस कैलकुलेशन की जरूरत है, नो नीड ऑफ डायमेंशंस, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. अब देखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है. क्लियर? तो डायमेंशंस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी सही है. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम यूनिट्स, अगर इधर आ जाए द सेम यूनिट्स, तो फिर भी ऑप्शन डी सही, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. 24 में लिखा है इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑयल इज फॉर. आपको पता है ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं, ऑयल. इस ऑयल का एक फायदा ये है कि ये इंसुलेशन के लिए डालते हैं, इंसुलेशन के लिए, ताकि वो जो लेमिनेटेड शीट्स हैं वो एक दूसरे से आइसोलेटेड हो, इंसुलेटेड हो, जुदा हो, नंबर वन. और दूसरी बात ये है कि इट इज यूज्ड फॉर कूलिंग. आपको पता है ट्रांसफार्मर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस, पावर लॉसेस आर देयर. मसलन ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस आर देयर. तो लॉस का क्या मतलब है? लॉस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो ये आयल क्या करती है? ये आयल उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब. तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर रिमेन्स कूल्ड, मतलब इसका टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ता. अंडरस्टैंड? और फिर आप देखें जब लेमिनेटेड शीट के ऊपर हवा लगती है तो व्हाट हैपन्स, वो हीट जो है वो बाहर चला जाता है. तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ फॉर कूलिंग एंड इंसुलेशन. 25 में लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, पावर, वोल्टेज, करंट, ऑल ऑफ द अबव. तो याद रखिए इट इज द रेशियो ऑफ द, याद रखिए एफिशिएंसी ईटा, इट इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. तो याद रखिए आउटपुट पावर लास्ट टाइम हमने थ्योरी के क्लास में पढ़ा था. आउटपुट पावर का मतलब है आई एस वी एस, और इनपुट पावर का मतलब है आई पी वी पी. तो एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट पावर और इनपुट पावर के दरमियान रेशो. क्लियर? आप देखिए वोल्टेज इसके दरमियान रेशो के बराबर नहीं है क्योंकि इसके साथ करंट्स भी हैं, और करंट के दरमियान रेशो के भी बराबर नहीं है क्योंकि इससे वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. अच्छा देखें 26 में लिखा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज नोन एज. आप मुझे ये बताइए ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल्स होते हैं? दो. अच्छा, आप मुझे ये बताएं ये दोनों कॉइल्स स्टैटिक होते हैं कि मूव करते हैं? स्टैटिक. ठीक है ना, इस तरह होते हैं. लुक एट, ट्रांसफार्मर में द कॉइल्स आर स्टैटिक. ये है आयरन कोर, वन कॉइल इज हियर, ये भी स्टैटिक है और ये कॉइल भी स्टैटिक है. व्हेन अ कॉइल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाते हैं उसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ या डायनेमिक ईएमएफ. लेकिन यहाँ पर ये कॉइल इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये कॉइल स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है.
तो ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ पैदा हो जाता है? स्टेटिक ईएमएफ। इधर लिखा है which of the following quantities remains unchanged in a transformer। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि for an ideal transformer, if the transformer is ideal, ideal means in which there is no power loss, in which there is no energy loss, तो इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होगा। What is input power? This could be written as IP VP और this could be written as IS VS। आप गौर से देखें, अगर कोई ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर लो एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, ये कम ये ज्यादा, तो इसका मतलब है ये ज्यादा हाई एसी करंट को लो में कन्वर्ट करता है। अगर ये वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये करंट कम हो जाता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि वाई, ये वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो ये करंट कम हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई ट्रांसफार्मर हाई एसी वोल्टेज को लो एसी में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब है लो एसी करंट को हाई में कन्वर्ट करता है। तो लुक इट, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, करंट को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो इधर लिखा है which of the following quantities remains unchanged in a transformer। तो वोल्टेज को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। करंट को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन याद रखिए फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। आप वोल्टेज को स्टेप डाउन करें या स्टेप अप करें, करंट को आप स्टेप अप करें या स्टेप डाउन करें, इसकी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा देखें, ये आप मुझे बताएंगे, शाबाश, पढ़ो गौर से पढ़ो, एक एक लफ्ज पढ़ो। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर when alternating voltage increases, याद रखिए ये इक्वेशन अभी हमने लिखी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं, जब वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो करंट कम हो जाते हैं। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस देन अल्टरनेटिंग करंट विल डिक्रीज। व्हाई? टू कंजर्व द पावर, ताकि पावर जो है वो सेम रह जाए। अंडरस्टैंड? देयरफॉर वी से डिक्रीजेस। अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट कम, वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट बढ़ जाए। अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, MCQ नंबर 29 में लिखा है अ ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 18,000 वोल्ट्स। कौन सा ट्रांसफार्मर है? कौन सा है? स्टेप अप। 12 वोल्ट को 18,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेप अप करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास है VP एंड व्हाट इज दिस? दिस इज VS and there are 6,000 tons in the secondary coil. What is this? Number of tons in the secondary coil. तो क्वेश्चन है the number of tons in the primary coil will be। तो हमारे पास एक फार्मूला है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। ये फार्मूला है। हमने पढ़ा था कि वोल्टेजेस में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान डायरेक्ट रेशो के बराबर है, और करंट्स में जो रेशो है वो इनवर्स रेशो के बराबर। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? NP, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मैं लिख सकता हूं NP VS इज इक्वल टू VP इंटू NS, और NP अगर आप यहां पर छोड़ दें, दिस इज VP NS डिवाइडेड बाय VS। इसमें वैल्यूज पुट करो, VP है 12
और NS है 6000, ये 6000 और डिवाइडेड बाय ये VS है 18,000, ये 18,000, ये 1000 के साथ कैंसिल। और आप देखिए 6 3 जार 18 और 3 4 जार 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल कितने होने चाहिए? 4। तो देयर आर 4 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। MCQ नंबर 30 है, द phenomenon of mutual induction is practically used in म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिए ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? देखो ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज दिस? दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से varying current is passing, AC current is passing, change in current is passing। change in current means change in B। change in B का मतलब है change in magnetic flux, और change in magnetic flux का मतलब है इसमें induced EMF पैदा हो जाते हैं। ये काइल इस काइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? Mutual induction is a type of electromagnetic induction. Mutual induction means a phenomena in which an induced EMF is produced in a secondary coil by changing the magnetic flux या current in the primary coil is called mutual induction. A phenomena, a process in which an induced EMF is produced in the secondary coil बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो ऐसे इंडक्शन को, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो देयरफॉर ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसका बेसिक प्रिंसिपल है? ट्रांसफार्मर। हाँ, अच्छा देखिए 31 में लिखा है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड मीन्स इज यूज्ड या इट इज इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 टू 11 वोल्ट। यानी जो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन। अच्छा, द प्राइमरी कॉइल ड्रॉज इतना करंट आईपी इतना है और सेकेंडरी IS इतना है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो देखें एफिशिएंसी का फार्मूला है, एफिशिएंसी मींस अभी एक एमसीक्यू में हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज परसेंटेज। तो आई कैन राइट आउटपुट पावर का मतलब है IS VS और इनपुट का मतलब है IP VP। दो तीन दफा अभी पढ़ा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इसमें वैल्यूज पुट करें। देखें IS कितना है? 90, तो 90। VS कितना है? 11। देखिए 220 को 11 में कन्वर्ट करता है, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तो दिस इज 11 डिवाइडेड बाय IP कितना है? 5 और ये कितना है? 220। ये इसके साथ कैंसिल, ये 0। 11 2 जार 22, 5 2 जार 10 और इधर 100 भी है। तो इधर ऊपर क्या रह जाएगा? 9 और नीचे 2 5 जार 10 और याद रखिए इधर 100 भी है, एक जीरो इसके साथ कैंसिल। तो इससे आ जाएगा एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज 90%। ठीक है, द एफिशिएंसी इज 90%। This transformer is 90% efficient। ऑप्शन डी सही। अच्छा MCQ नंबर 32 is very simple, it is very easy।
अगर आपको सिर्फ फार्मूले का पता है, a step up transformer has transformation ratio. ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब है NS डिवाइडेड बाय NP विच इज 3:2। 3:2। तो 3:2 का क्या मतलब है? 3:2 का मतलब है 3/2। इसका मतलब है NS डिवाइड बाय NP है 3/2। अंडरस्टैंड? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये है। व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल if the primary coil has a voltage of 20 volt? जो प्राइमरी वोल्टेज है Vp ये हमें गिवन है, और व्हाट इज द सेकेंडरी? सेकेंडरी वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय Np। ये Vs आप इधर छोड़ दें और ये Vp इधर आ जाएगा, तो दिस इज Vp एंड दिस इज Ns डिवाइडेड बाय Np। सही है? Np कितना है? Np है 20 और ये रेशो कितना है? 3/2। ये आ जाएगा 2 10s are 20 and 3 10s are 30। So this voltage is 30 volt। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही। सही। MCQ नंबर 33 which is the last MCQ लिखा है ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ओनली DC voltage, AC voltage, both A and B, none of this। कौन सा? AC वोल्टेज। ट्रांसफार्मर से हम DC वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन नहीं कर सकते, AC वोल्टेज। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है। Tomorrow inshallah we'll start the next chapter which is AC circuits. Thank you very much.